दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। खींच कर लाई है सबको, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जमघट कूच ए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर आपको भी ये लगता है कि ये गजल राम प्रसाद बिस्मिल जी की है, तो बीपीएससी का ये सवाल आप जरूर गलत कर सकते हैं। बीपीएससी ने 2 बार ये सवाल पूछा है कि सरफरोशी की तमन्ना किसकी है, आप तो कहेंगे बिस्मिल। अगर कहे तो इस सवाल को जो 66वीं प्री 2020 में पूछा, सरफरोशी की तमन्ना किसकी है, राम प्रसाद बिस्मिल, नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि पटना का पहले नाम था अजीमाबाद। आप जानते हैं औरंगजेब के पोते का नाम था अजीमुशान, उसी ने पटना में अजीमाबाद शहर बसाया था। और वहीं के एक बिस्मिल अजीमाबादी हैं, ये शायर हैं। बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना लिखा। इंपॉर्टेंट है कि पटना के खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में आज भी इनकी मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये रचयिता जरूर हैं, लेकिन इस गजल को फेमस किया, क्रांतिकारियों के लिए फेमस किया, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं। देखिए, तो आपसे पूछे कि रचयिता कौन है, तो बिस्मिल अजीमाबादी। यहां भी बिस्मिल अजीमाबादी है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग जब 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, तो उसी से विक्षुब्ध होकर 1920-1921 के आसपास बिस्मिल अजीमाबादी ने क्रांतिकारियों के लिए ये गजल लिखी थी। इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आबो प्लेनेट मुंगेर में आपका स्वागत है। हम लोग क्रांतिकारी पढ़ रहे थे, भारत में क्रांतिकारी, और ये दूसरा वीडियो है क्रांतिकारी का। ध्यान रखना है कि हम लोग क्रांतिकारी जब पढ़ रहे थे तो क्रांतिकारी में हमने आपको बता दिया था कि क्रांतिकारियों का भारत में क्रांतिकारी गतिविधि के 2 चरण है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अगर आप प्रथम चरण की बात करेंगे तो 1907 से 1917 और 1922 से 1932, ये द्वितीय चरण 31-32। अगर हम आपसे कहें कि एक और क्रांतिकारी गतिविधि है जो भारत से बाहर है, हाँ सर एकदम है, भारत से बाहर गदर पार्टी वगैरह देखेंगे हम लोग। तो प्रथम चरण हम लोग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप वो वीडियो देख लिए होंगे, नहीं तो इसको देखने के बाद देख लीजिएगा, इसमें क्या है, लेकिन देखना जरूर है, तभी आपसे क्रांतिकारी से सारे सवाल बन जाएंगे। आज हम लोग 1922 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गांधी जी जब 1917 में चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन जब गांधी जी करने लग रहे हैं, तो भारत में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान बना ली है उन्होंने। और इस समय सबको लग रहा है कि गांधी जी सभी का नेतृत्व करने लग रहे हैं। लेकिन 1922 में गांधी जी, देखिए, असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो आपको याद होगा 1920 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद, और 1922 तक ये चला है। 1922 तक क्यों चला? क्योंकि गांधी जी ने को हिंसा में तो आस्था थी नहीं। हुआ क्या, आपको पता ही होगा कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जगह में 22 पुलिस वालों को गांव वालों ने जला दिया। क्यों? क्योंकि पहले ही गांव वालों को, कई फार्मर्स को मारा गया था चौरी चौरा में ही पुलिस के द्वारा। तो
गुस्सैल भीड़ तो थी और इस समय मौका मिल गया। ये कहानी हम आपको गांधी जी के वीडियो में सुना देंगे। अभी आप ये समझिए कि 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को जला दिया गया है, तब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यह कहकर स्थगित कर दिया कि हिंसा किसी भी आंदोलन का क्रूरतम रूप है, हिंसा में मुझे आस्था नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गांधी जी का एक राजनीतिक स्टंट था और ये बहुत जरूरी था। खैर, 5 फरवरी को जब चौरी चौरा कांड हुआ तो एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जब असहयोग आंदोलन बंद किया तो जितने गांधी जी के आंदोलन से सभी पूरा भारत जुड़ा हुआ था। 13 साल के हमारे भगत सिंह वो भी जुड़े हुए हैं, 14 साल के चंद्रशेखर आजाद जिसको आप यहां देख रहे हैं, जिनको ये भी जुड़े हुए हैं, हर कोई जुड़ा हुआ है। बंगाल में वहां सूर्य सेन जुड़े हुए हैं, सब कोई आंदोलन से, जितने क्रांतिकारी थे वो सब जुड़ गए। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था 1914 से 1918, तो अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की जरूरत थी। इसीलिए जिन राजनीतिक बंदियों को, जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने 1917 से पहले गिरफ्तार किया था, उनको छोड़ रहे थे हमदर्दी प्राप्त करने के लिए। और क्रांतिकारी जब बाहर आए जेल से तो वो गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो यहां तक कहा है कि अगर कश्मीर के किसी गांव में हिंसा होती है तो क्या सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को मिलनी चाहिए? असहयोग आंदोलन अपने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब असहयोग आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर है, अंग्रेज हारने वाले हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यह इंपॉर्टेंट बात है। सभी गांधी जी से नाराज हो गए। आप जानते होंगे कि असहयोग आंदोलन में, अच्छा एक बात और हम आपको बता दें कि असहयोग आंदोलन में ही एक बार हमारे चंद्रशेखर आजाद, ये चंद्रशेखर आजाद हैं, इनका जन्म आप देख रहे हैं 23 जुलाई 1906 को हुआ, असहयोग 1920 में, 14 साल के हैं ये। भवरा अलीराजपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर पैदा हुए। और आप देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद एक ही बार पुलिस से पकड़ाए हैं और वो 14 साल के थे। तो जब इनको अदालत में पेश किया गया तो कहा, इनसे पूछा, 14 साल के हैं, और इनसे पूछा नाम बताओ, तो कह रहे हैं आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, घर कहां है, जेल। जज फॉर्म में आ गया कि इस तरह का बात एगो बच्चा कर रहा है। 15 कोड़ा का सजा दिया इनको, 15 कोड़े मारो। इंपॉर्टेंट तो अब आप देखिएगा कि हर कोड़े के साथ चंद्रशेखर आजाद के मुंह से भारत माता की जय निकला। 15 कोड़े 15 बार, हर कोड़े के साथ भारत माता की जय। ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। इंपॉर्टेंट आपको बात याद होगा कि चंद्रशेखर आजाद, आप सब जानते हैं और इनकी घटना भी आगे देखेंगे भी, बस यहां आ गया है जिक्र तो हम बता दें आपको कि 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से किसी ने धोखा दिया, गद्दारी करी और चंद्रशेखर आजाद की इंफॉर्मेशन दे दी अंग्रेजों को कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद बैठा हुआ है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, आज आजाद पार्क कहते हैं। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद बैठा हुआ है और अंग्रेज पूरी बल के साथ, पूरी फोर्स के साथ आ गए और अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद पर हमला कर दिया। इंपॉर्टेंट बात देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों को वहां से निकाला और खुद अकेले रहे, और आखिरी गोली जब बच गई इनके पास तो इन्होंने सुइसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। ये उस प्रण की, उस वादे को सच साबित करना चाहते थे जिनमें इन्होंने कहा था कि अंग्रेज तुम आज हमको पकड़ लिए हो, लेकिन मरते दम तक हम अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। ये वादा किए थे चंद्रशेखर आजाद। क्या आदमी है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हम आपको समझा रहे थे कि गांधी जी के ने 1922 के 12 फरवरी को 1922 12 फरवरी को चौरी चौरा 5 फरवरी को हुआ। एक सप्ताह बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कई लोगों ने कहा कि फिर से असहयोग स्टार्ट करिए। गांधी जी ने कहा नहीं, मुझे हिंसा में कोई आस्था नहीं है। 1922 में गांधी जी को 6 वर्ष की जेल भी हुई।
1924 में हालांकि रिहा हो गए, वो 1928 तक का जेल था। खैर गांधी जी वाले वीडियो में वो देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि जब 1922 में गांधी जी अड़ गए कि हम असहयोग आंदोलन वापस आप स्टार्ट नहीं करेंगे, खत्म हो गया तो हो गया, तो कई सारे नेता गांधी जी से अलग हो गए। इंपॉर्टेंट है इनमें चित्तरंजन दास, हमारे चित्तरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये सब स्वराज पार्टी बना रहे हैं। देखिए इसी में तो लिखा हुआ था, कोई बात। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये सब अलग हो गए। 1923 में कांग्रेस से अलग होकर एक नया पार्टी बनाए, इसका नाम है स्वराज दल या स्वराज पार्टी। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे सवाल पूछेगा कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन बने, तो स्वयं सीआर दास, चित्तरंजन दास, जिनको देश बंधु कहते हो, और मोतीलाल नेहरू क्या बने, तो ये महासचिव थे इस पार्टी के। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं फूट पड़ गई थी परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में। ध्यान दीजिएगा, तो सीआर दास इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली, और गया में ही राम प्रसाद बिस्मिल भी आए हुए हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल भी कह रहे हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस करके ठीक नहीं किया, और ये लोग तो स्वराज पार्टी बना लिए। राम प्रसाद बिस्मिल अक्टूबर 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर गए। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून 1857 को इनका जन्म हुआ है, और अक्टूबर 1924 में कानपुर में, जब गया से ये भी गया अधिवेशन आए थे बिहार में, गया में जब कांग्रेस का अधिवेशन था, कब दोस्तों, 1922 में बिहार के गया में जब कांग्रेस का अधिवेशन था 1922 में, तो ये भी आए हैं। चित्तरंजन दास तो अपना अलग हो गए। सभी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के लिए जितने युवा क्रांतिकारी थे, जो चाहते थे कि हिंसा के बल पर अंग्रेजों को आतंकित करके, अंग्रेजों को डराकर हम भारत को आजाद करवा सकते हैं, वो लोग अक्टूबर 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिले हैं, और यहां बनाए हैं एक पार्टी HRA। पार्टी तो नहीं कहिए, पार्टी तो उसको कहते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। HRA का मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या इसी को आर्मी भी बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। दोनों में से कोई एसोसिएशन या आर्मी दोनों बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में HRA की स्थापना की। स्थापना में इंपॉर्टेंट यह है कि महत्वपूर्ण रोल तो इन्हीं का है, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल का, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, यानी संस्थापक किसको बोलोगे आप। रोल ये निभा रहे हैं, लेकिन संस्थापक या जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो जो अध्यक्ष है दोस्तों, नाम याद रखेंगे, सचिन सन्याल। सचिन सन्याल आपको याद आ गया होगा, इन्हीं को सचिंद्रनाथ सन्याल भी बोलते हैं। पिछला वीडियो में आप देखेंगे कि पटना में अनुशीलन समिति, याद है ना, इंपॉर्टेंट बात है, सचिन सन्याल इसके अध्यक्ष बने, और कई सारे क्रांतिकारी यहां पर HRA के सदस्य बने। इंपॉर्टेंट है, HRA के सदस्य तो बन गए। अच्छा, इंपॉर्टेंट यह है कि HRA ने 1924 में जब ये सदस्य बने, तो कांग्रेस को तो और लोग फंडिंग देते थे, क्रांतिकारियों को तो कोई फंड नहीं दे रहे, तो कैसे ये अपनी गतिविधि चलाएंगे। तो इनको लगा कि सबसे पहला काम होगा फंड, और फंड कैसे लिया जाएगा, अंग्रेजों के सामने भीख थोड़े मांगना है, अंग्रेजों को लूटा जाएगा, क्योंकि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, तो भारतीयों का तो पैसा है। इसीलिए आप देखोगे कि सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी एक पैसेंजर ट्रेन, सहारनपुर दिल्ली के पास, लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में ही सहारनपुर है, दिल्ली के पास है। तो सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही है, पैसेंजर ट्रेन है। इंपॉर्टेंट है कि इसमें रेलवे का ट्रेजरी यानी रेलवे का खजाना रखा हुआ है, और बीच में ही काकोरी नामक एक स्टेशन पर, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925, अक्टूबर में बना 1924 में, अगले ही साल की बात है, काकोरी नामक स्टेशन पर उस ट्रेन को लूट लिया।
एक नाथ गुप्ता नाम के कोई व्यक्ति थे जिनकी हत्या मतलब गलती से उनको गोली लग गया, तो इसलिए काकोरी जो एक्शन है, जो काकोरी कांड जिसको कहते हैं या काकोरी एक्शन अब नया नाम हो गया, तो इनमें ये एक रॉबरी का केस था, लूट का केस था। लेकिन क्योंकि नाथ गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का की हत्या हो गई तो ये एक मर्डर का केस बना दिया अंग्रेजों ने। ध्यान दीजिएगा, तो काकोरी एक्शन हुआ जिसमें 29 लोग को गिरफ्तार किया गया 1925 से 1926 तक। एक साल ऑपरेशन चला है और 1926 तक में 29 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें 4 को फांसी हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का नाम याद रखना होगा दोस्तों। हम लिख के लाते लेकिन टाइम हमारे पास उतना नहीं था, तो हमने सोचा वीडियो बना देते हैं। ध्यान दीजिए, 4 को फांसी हुआ है, जिसमें एक अपने राम प्रसाद बिस्मिल, यही तो है, एक अपने राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये ऐसे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जब जेल में हैं तो इनको फांसी दिया गया था 19 दिसंबर 1927 को। इनको फांसी दिया गया था गोरखपुर जेल में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा हुआ है कि इनको फांसी किस जेल में हुई थी, तो गोरखपुर के जेल में इनको फांसी हो गई थी, इनको फांसी दे दिया गया था। 26 अक्टूबर 1925 को ही गिरफ्तार हो गए थे। इंपॉर्टेंट है कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन हुआ है और 26 अक्टूबर 1925 को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 दिसंबर 1927 को चार को फांसी दी गई, जिसमें इनकी बात बता रहे थे कि जेल में जब इनसे लास्ट दिन पूछा गया था कि ये लो दूध पी लो आज भर, तो ये कह रहे हैं कि अब हम अपनी मां का ही दूध लेंगे, भारत मां। ये इन्होंने ये तक कहा कि देख लीजिए, आई बिलीव आई विल बी रीबॉर्न अगेन, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म लूंगा। किस लिए? टू सर्व माई मदरलैंड अगेन, मैं अपनी देश की, अपनी भारत माता की सेवा एक बार फिर से कर सकूं। ये है राम प्रसाद बिस्मिल, HRA, इन्हीं के कारण संस्थापित हुआ। हालांकि अध्यक्ष या संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल भी बोलते हैं। तो 4 लोगों को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल और इनके गहरे मित्र अशफाक उल्ला खान, फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु इज हैंग्ड, पहला रिकॉर्डेड मुस्लिम जिसे की फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खान। क्या वीर ये सब। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद के जेल में फांसी दी गई 19 दिसंबर 1927 को। राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी, आपसे सवाल पूछेगा इनमें से किन्हें फांसी हुई, तो ध्यान रखें इन चारों को फांसी हुई है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह, इन चारों को फांसी हुई है। कितने दिसंबर को? 19 दिसंबर 1927, काकोरी एक्शन के कारण। अच्छा ये देखिए काकोरी एक्शन, यही तो है अशफाक उल्ला खान। गजब का व्यक्तित्व। फैजाबाद के जेल में इनको फांसी हुई है, अलग अलग फांसी हुई है। उनको गोरखपुर में दिया, इनको फैजाबाद के जेल में फांसी दी। फैजाबाद में इनको फांसी हुई, कब फांसी हुई? 19 दिसंबर 1927, 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई अशफाक उल्ला खान। राजेंद्र लाहिड़ी को भी हुई है, रोशन सिंह को भी हुई है। काकोरी क्रांति की पूरी कहानी देख लीजिए। काकोरी क्रांति 4600 रुपया लूटा गया था, ये सब याद रखना नहीं है। कई लोगों को काला पानी की सजा दी गई थी, उम्र क्या है? 14 साल। 29 लोग गिरफ्तार हुए थे ना, किसी को बख्शा नहीं गया था, 4 को फांसी हुआ था। 9 अगस्त 1925 शाहजहांपुर से, सहारनपुर उसी का नाम है, लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन का नाम है, पैसेंजर ट्रेन है, ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेन लगाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिरी, इन चारों को फांसी हुई है और बाकी बच्चे को 4 से 14 साल तक जेल हुई है, काला पानी की सजा। सचिन सन्याल और सचिंद्र बख्शी को यहां पर आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 1926 में, 1927 में जब फांसी हुई, तब आपको क्या लगता है कि खाली उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गतिविधि है? नहीं, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है। ये क्रांतिकारी गतिविधि के चरण। ध्यान दीजिए, भगत सिंह, ये भी 13 साल के थे क्योंकि इनका जन्म 1907 में है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1 साल पहले 1906 में,
इनसे 1 साल बड़े, 13 साल के ये भी हैं, और ये 13 साल के हैं। इनकी मां का नाम मां विद्यावती और पिताजी किशन सिंह संधू है, पूरा नाम किशन सिंह संधू। इनको 7 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटियां और 4 बेटे थे, और ये दूसरे नंबर के बेटे हैं। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, शहीद ए आजम, शहीद ए आजम भगत सिंह। ध्यान दीजिए, 28 सितंबर 1907 को इनका, देखिए बीपीएससी एकदम भगत सिंह से खोद खोद के सवाल पूछता है, खुरच खुरच के पूछेगा कि भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब उनकी उम्र कितनी थी, भगत सिंह कब जन्म हुआ, कहां इनका शहीद स्मारक है। बात समझ रहे हैं? ये सब देख 1926, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह का भी गांधी जी से मोह भंग होने लग रहा था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और उस समय बहुत छोटे थे भगत सिंह। 1922 में, 1926 में 4 साल बाद, 1926 में आप देखेंगे कि पंजाब में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा, वाह। नौजवान भारत सभा का उद्देश्य था देश में समाजवाद लाना, समाजवाद। पूंजीवाद के घोर विरोधी है भगत सिंह, पूंजीवाद के घोर विरोधी। इनको फांसी किसने दिलवाई? इनको फांसी दिलवाने वाले भी तो पूंजीवादी ही थे। पढ़िए, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। खैर, अभी देखिए नौजवान भारत सभा, हम तो बताएंगे। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की। संस्थापक, इसकी स्थापना किसने की? भगत सिंह। और इनके जो सदस्य हैं, मेन भगत सिंह के सहयोगी हैं यहां पर भगवती चंद्र वोहरा। वाह, भगवती चंद्र वोहरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किया इन्होंने देश में समाजवाद लाने के लिए, देश में गरीबों का उद्धार करने के लिए, मजदूर को एक करने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट बात है। 28 सितंबर, अच्छा 28 का सितंबर, 1928 सितंबर में देखिए। अब 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, आपको याद है, अभी तुरंत बताए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को सबको फांसी हुई। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचआरए के सदस्य ये भी हैं चंद्रशेखर आजाद, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य वो भी हैं, और सिर्फ वही फरार हुए, बाकी 29 गिरफ्तार है, वही फरार हो गए। क्योंकि याद होगा आपको, हम बोले थे शुरू में ही, उन्होंने कसम खाई थी कि अब हमको अंग्रेज कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। असहयोग आंदोलन के समय बस थोड़ा सा किया था। तो राजेंद्र प्रसाद, सॉरी नाम है जी, चंद्रशेखर आजाद फरार हुए हैं, और चंद्रशेखर आजाद ने सितंबर 1928 में, चंद्रशेखर आजाद सितंबर 1928 में भगत सिंह से मिलकर, के सहयोगी यहीं पे भगत सिंह, भगवती चंद वोहरा, कई नाम है, कितने गिनिएगा, कई नाम है। इंपॉर्टेंट खाली देखिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये कहां मिले हैं? सितंबर 1928 में ये लोग मिले हैं दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान में। आज स्टेडियम है यहां पे, आप जानते हैं फिरोज शाह कोटला का नया नाम बदल के कर दिया गया है, क्या? अरुण जेटली स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कई लोग, भगवती चंद वोहरा भी हैं, ये सब मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल दिए और नाम रखे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अभी बताए, भगत सिंह समाजवाद के घनघोर समर्थक, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आर्मी भी बोल सकते हैं। ये हैं हमारे भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर इन्होंने स्थापना किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद होगा कि 1919 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो अधिनियम में यह कहा गया था कि 10 साल, हर 10 साल बाद अंग्रेज क्या करेंगे कि एक समिति बना के, एक आयोग, एक कमीशन बनाकर भेजेंगे जो ये जांच करेगा कि भारत में कानून की व्यवस्था कैसी चल रही है।
आगे कौन से सुधार करके एक्ट बनाने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि 1919 में आए थे, तो अगली बार 1929 में आना था 10 साल बाद। लेकिन 1928 में 1927 में ही लंदन में साइमन कमीशन बना दिया, क्योंकि वहां चुनाव थे ब्रिटेन में, इसलिए तो चुनाव से पहले बना दिया साइमन कमीशन। जॉन साइमन, सर जॉन साइमन वकील थे, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बना जिसका नाम हुआ साइमन कमीशन, साइमन आयोग। आई होप कि दिख रहा होगा। साइमन आयोग, अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन। इसमें 7 सदस्य हैं। क्लीमेंट एटली जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है, अभी नहीं बने हैं, 1927 में नहीं, लेकिन फ्यूचर प्राइम। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ दोस्तों, यह भी सवाल पूछता है। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। कहां हुआ गठन? लंदन में। और साइमन कमीशन पहली बार भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को भारत में बंबई पहुंचा साइमन कमीशन को। वहीं विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें सातों के सातों सदस्य अंग्रेज हैं। एक भी सदस्य, आप सोचिए कि भारतीयों के लिए कानून बनाना है, भारतीयों के लिए कैसे कानून वर्क कर रहा है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं, सातों सदस्य अंग्रेज हैं। इसीलिए साइमन कमीशन का हर जगह विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे, उन्हें काला झंडा दिखाया गया, लोगों ने काले झंडे दिखाए, हाथ पे काले कपड़े बांधे और हमेशा कहते थे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, और बंबई में दाल नहीं गली तो कराची के रास्ते लाहौर पहुंचे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, और लाहौर में भी इनका जोरदार विरोध करने के लिए हमारे शेर पंजाब लाला लाजपत राय, इन्हीं को शेर पंजाब कहा जाता है, लाला लाजपत राय। देखिए, इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ, पंजाब में। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि 17 नवंबर 1928 को लाहौर में इनकी डेथ हुई। देखिए, ध्यान से समझिए, हुआ क्या कि जब लाहौर पहुंचा 30 अक्टूबर 1928 को, लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा समझा दें हम आपको। देखिए, 1922 में लाला लाजपत राय भी असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। उससे पहले भी लाला लाजपत राय, लाला जी आप जानते होंगे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल बहुत शानदार नेता थे। इनको तो त्रिमूर्ति कहा जाता था। लाला लाजपत राय के पंजाब में लाहौर में एक दोस्त हैं, उनका नाम है अजीत सिंह, और अजीत सिंह भगत सिंह के अपने चाचा हैं। इंपॉर्टेंट बात समझिए, लाला लाजपत राय जिनको शेर पंजाब कह रहा है, वो लीड कर रहे हैं, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं। लेकिन लाहौर में जो एसपी हैं, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ये है जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट, इन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया कि लाठीचार्ज करो, और हमारे लाला जी जो बुजुर्ग हो चुके थे इस समय तक, उन पर कई अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई, भीड़ पे लाठियां बरसाई, निहत्थे पे लाठी बरसाई, और लाला जी जख्मी हो गए, घायल हो गए। घायल होने के बाद ये लाहौर के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां 17 नवंबर 1928 को लाहौर में अस्पताल में ये शहीद हो गए। इंपॉर्टेंट है कि शहीद होने से पहले इन्होंने कहा था कि मेरे सर पे लगी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं। और वहीं हमारे भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर आजाद भी हैं, कह रहे हैं कि इसका बदला लेना होगा अंग्रेजों से। अंग्रेज अगर निहत्थे और अहिंसक भीड़ पर, जो हिंसा नहीं कर रही है उस भीड़ पर लाठीचार्ज करती है, तो अंग्रेज गलत कर रहे हैं, और अंग्रेजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर आप देखेंगे कि ये जो भगत सिंह यहां देख रहे हैं आप, ये भगत सिंह चेंज हो गए। अभी नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हुआ क्या है कि टारगेट में लिया गया कि भैया एसपी है लाहौर का कौन, जेम्स स्कॉट, तो स्कॉट को टारगेट में लिया गया। तो सर टारगेट है स्कॉट, कि स्कॉट को तो छोड़ेंगे नहीं, स्कॉट को हम समझा देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग स्कॉट को पहचानते भी ठीक से नहीं थे, और आइडेंटिटी की मिस्टेक हो गई, पहचान नहीं पाए, सही से नहीं पहचान पाए। तो
21 साल का डीवाईएसपी, ये तो एसपी है, आई डीवाईएसपी, डिप्टी एसपी, डीएसपी जिसको आप कह देते हैं, बीपीएससी करेंगे तो बनेंगे आप, डीवाईएसपी, और ये नाम है इसका जॉन सैंडर्स। जॉन सैंडर्स, यही बेचारा फंस गया, ये भी बेचारा नहीं था, ये भी लाठीचार्ज में शामिल। तो खैर, जॉन सैंडर्स आइडेंटिटी मिस्टेक के कारण जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई 17 दिसंबर 1928। लाला जी देखिए, लाला जी देखिए, 17 नवंबर 1928, ठीक एक महीना बाद, उसी तारीख को 17 दिसंबर 1928 को, एक महीना बाद प्लान बनाया कि अगला दिन 17 तारीख को मारेंगे। ये हमारे क्रांतिकारी वीर हैं कि 17 को ही मारेंगे। और भगत सिंह के साथ यहां पहुंचे हैं राजगुरु, ये दोनों, और इन दोनों को लीड कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। इन दोनों ने प्लान बनाया। आपने फिल्म देखा ही होगा, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह या शहीद भगत सिंह, रंग दे बसंती। उन रंग दे बसंती सिनेमा में भी जो आमिर खान साहब की है, उनमें भी, उसमें भी बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। खैर, आप तो देखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने चंद्रशेखर आजाद के कहने पर, और प्लान बनाया, कहने पे क्या, प्लान बनाया कि मारना है स्कॉट को। टारगेट स्कॉट था, लेकिन सैंडर्स निपट गया। सैंडर्स को गोली मारने के बाद जब ये दोनों भाग रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय चनन सिंह, भारतीय है ये कांस्टेबल, ई भगत सिंह और राजगुरु का पीछा कर रहा है कि पकड़ के रहेंगे, भागोगे कहां। तभी हमारे चंद्रशेखर आजाद आते हैं और इसको निपटा देते हैं। ये भारतीय चनन सिंह कांस्टेबल है, लेकिन, और चनन सिंह की हत्या हो गई वहीं पे। ये था सैंडर्स हत्याकांड, 17 दिसंबर 1928 की बात कर। अब आप देखेंगे कि जब भगत सिंह ने मार दिया तो पूरे इलाके में कर्फ्यू, डीवाईएसपी का खून हुआ है, पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया, और भगत सिंह ने अपनी आइडेंटिटी को बदल दिया। भगत सिंह ने, ये भगत सिंह बन गया। कहां पगड़ी पहनने वाले, और कहां ये वेस्टर्न स्टाइल में, सूट बूट टोपी के साथ, और अंग्रेज। वहां से भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता चले आए ट्रेन पकड़ कर, अंग्रेज पकड़ ही नहीं पाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंग्रेजों ने यह कह दिया कि गांव वालों ने मदद की है, तो गांव वालों पे क्रूरता दिखाई उन्होंने। यही प्रॉब्लम था क्रांतिकारियों में, यह था कि गांव वाले सपोर्ट नहीं करते थे, भारतीय सपोर्ट नहीं, क्योंकि भारतीयों को ऐसा लगता था कि क्रांतिकारी तो खून करके निकल गए, अंग्रेज सताएंगे किसको, गांव वाले को। खैर, इंपॉर्टेंट बात है, आगे देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए, भगत सिंह यहां से तो निकल गए 1928 में, लेकिन जब भगत सिंह कलकत्ता गए हैं तो सब लोग फिर मीटिंग कर रहे हैं कि अगर इंडियंस, अगर भारतीय लोग ही हमारे साथ साथ नहीं रहेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जब निकल रहे हैं तो उनको लगता है कि उनको संकट में डालकर क्रांतिकारी निकल रहे हैं, जबकि उन्हीं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और वही अगर हम लोग का साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। इसीलिए भगत सिंह ने, और बटुकेश्वर दत्त इनके साथ हैं, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये दोनों डिसाइड किए हैं कि हम दोनों अपनी गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तारी देंगे। देखिए, सेंट्रल असेंबली बम कांड बोलते हैं इसको। यह अप्रैल 1929, 8 अप्रैल का घटना है, पूरा ही लिख देते हैं। सेंट्रल असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। असेंबली में 2 बिल पास हो रहे थे, दोनों बिल भारतीय के अगेंस्ट था। दोनों बिल, एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। लिख देते हैं। और पब्लिक सेफ्टी बिल, कुल मिला के बस ये था कि मजदूरों का जितना अधिकार है, जो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मजदूरों के जितने अधिकार हैं वो सब समाप्त कर देना है। और पब्लिक सेफ्टी बिल, जो भी क्रांतिकारी मतलब कुचलने वाला था, पब्लिक सेफ्टी के नाम पर किसी को भी अरेस्ट कर लेते थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों बिल पास होने वाला था। ये दोनों बिल पास होने वाला है। सेंट्रल असेंबली, जहां आज भारत की संसद है, नई वाली नहीं, पुरानी वाली, जहां आज संसद है, उसी को सेंट्रल असेंबली कहते हैं। और वहीं पर हमारे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंच गए हैं, वहीं पे हमारे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पहुंच गए हैं, साथ में बम भी रखे हैं। लेकिन ये बम बहुत कम पावर का है, लो पावर बम है, लो इंटेंसिटी बम है, तीव्रता कम है, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। और इन दोनों ने वहीं पटका जहां कोई बैठे हुए नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इनका टारगेट किसी को मारना नहीं था,
इनका टारगेट था बहरे अंग्रेज सरकार को सुनाना। ये कह रहे थे जिस तरह एक बार फ्रांस में बम पटका गया था सरकार को सुनाने के लिए, ठीक वैसे ही हम लोग भी बहरे अंग्रेजी सरकार को सुनाने के लिए बम का धमाका करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये गिरफ्तारी भी देना चाहते थे अपनी, इसलिए ये भागे नहीं, क्योंकि इतनी अफरा तफरी मच गई थी कि ये आराम से भाग जाते, लेकिन ये भागे नहीं। नारा लगाते रहे साम्राज्यवाद का अंत हो, डाउन ऑफ इंपेरियलिज्म, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो, देख लीजिए, और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यह क्रांति जिंदा। देखिए इनकलाब जिंदाबाद से भी सवाल आता है कि इनकलाब जिंदाबाद नारा किसका है, तो यह नारा लिखा था, रचयिता है मौलाना हसरत मोहानी, लेकिन इस नारा को प्रसिद्ध किया भगत सिंह ने। इनका नारा है, प्रसिद्ध करने वाले भगत सिंह है। इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रसिद्ध करने वाले, यही बार बार इनकलाब जिंदाबाद करते थे, और अंग्रेजों ने फिर इनको पकड़ लिया, क्योंकि इन गिरफ्तारी देने ही आए थे। इन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया था भारतीयों के लिए कि क्रांतिकारी अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, आपको फंसाना नहीं चाहते। क्रांतिकारी का उद्देश्य कभी नहीं, ये कभी नहीं है। और आप देखेंगे 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली बमकांड में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने इन पे कई झूठे आरोप थोप दिए कि इन्होंने असेंबली में गोली चलाई है, कई अंग्रेज जख्मी हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली बेंच पे पटके हैं, लो इंटेंसिटी बम। खैर जब ये गिरफ्तार हो गए तो अब देखिए क्या हुआ। गिरफ्तार जब हुए तो इनको लाहौर के जेल में रखा गया। ये उसी लाहौर जेल का तस्वीर है, भगत सिंह का तस्वीर, लाहौर जेल का तस्वीर, लाहौर जेल का। इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि लाहौर जेल के बाद ये सेंट्रल जेल क्यों गए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1929 में आपने देखा, 1929 में असेंबली बमकांड है, इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो जेल गए, जेल में ये लोग हैं, लाहौर जेल में है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी को सजा, किसी की हानि हुई नहीं थी, जान हानि, तो इनको बहुत ज्यादा सजा नहीं होता, इनको सिर्फ उम्र कैद दिया गया था 14 साल का। सजा तो ज्यादा ही है, लेकिन फांसी नहीं दी गई थी। इंपॉर्टेंट यह है कि उसके बाद अचानक क्या हुआ, इसके बाद अचानक क्या हुआ कि सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, याद है अभी तुरंत बताए थे, और पंजाब में बम फैक्ट्री मिल गया। अब बम फैक्ट्री जब अंग्रेजों को मिल गया तो 18 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, 18 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, और कई सारे जो क्रांतिकारी थे उनको ऑफर दिया गया कि तुमको बाहर पढ़ाएंगे, तुमको पैसा देंगे, तुमको जमीन देंगे, जागीर देंगे, सरकारी गवाह बन जाओ। कई लोगों ने धोखा दिया, मेनी पीपल वर बिट्रेड, कई लोगों ने धोखा दिया, और धोखा देने के बाद आप देखेंगे कि जब अंग्रेजों को सारी बातें बता दी, अंग्रेजों ने डॉट्स कनेक्ट किए, तो अंग्रेजों ने पाया कि लाहौर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र याद है, सांडर सत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का हाथ, चंद्रशेखर आजाद का भी, लेकिन वो तो पकड़ाते ही नहीं थे, वो तो निकल लिए। कहा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का हाथ है, इसीलिए उनको यहां से कहां ले गए, सेंट्रल जेल। जब सेंट्रल जेल लेके गए, क्योंकि इनको जेल के अंदर है, फिर से गिरफ्तार कर लिए, री अरेस्ट, पहले से जेल में फिर से गिरफ्तार करके मुकदमा चला, बोले कि यही लाहौर षड्यंत्र में था। कोई ठोस सबूत नहीं मिला, बस जिसको घूस दिए हैं वो गवाह बना, तो सबूत कहां है, कोई गवाही भी नहीं दे रहा था, बस डॉट कनेक्ट किए। खैर, तो भगत सिंह जब सेंट्रल जेल गए तब इनकी लोकप्रियता बढ़ी। हुआ क्या, जब ये सेंट्रल जेल गए, बटुकेश्वर दत्त गए, राजगुरु गए, सुखदेव गए। अच्छा, बटुकेश्वर दत्त को फिर काला पानी का सजा हो गया था, इंपॉर्टेंट बात है, बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सजा दे दिया गया। ध्यान दीजिए, जब भगत सिंह लोग गए हैं, सेंट्रल जेल गए, तो सेंट्रल जेल में देखा कि ये तो राजनीतिक बंदियों की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहे, ये तो एकदम क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं, राजनीतिक बंदी है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। तो इन्होंने कहा हमें राजनीतिक बंदी का दर्जा दीजिए, और जेल में लोगों के साथ जो अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, खाना सुअर के खाने लायक नहीं है, और वो जेल के लोगों को खिला रहे हैं, ये गलत बात। तो भगत सिंह ने पहली बार किया हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, और इनके साथ कई क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल किया। आप इंपॉर्टेंट बात देखिए, भूख हड़ताल में अंग्रेज ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ये भूख हड़ताल कर रहे हैं,
पूरे भारत में न्यूज फैल रहा है कि भूख हड़ताल किए हुए हैं जेल में कैदी। किस लिए? तो उन बंदियों को अमानवीय व्यवहार, ठीक से खाना पीना नहीं दिया जा रहा, अमानवीय व्यवहार कर रहे, मानव की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, मानव की तरह ट्रीट नहीं कर रहे। पूरे भारत में जन सैलाब उभरने लगा था और भगत सिंह, कई लोग जो भूखे थे, कई दिनों से भूखे हैं, और आप देखेंगे 63 दिन, 63 डेज भूखे रहने के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई। जतिन दास की मृत्यु हो गई। 63 दिन तक भूखे हैं जतिन दास। अंग्रेज नहीं पूछ रहे, मृत्यु हो गई तो हो गई। भगत सिंह ने अपने भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखा, कंटिन्यू, लगातार। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 116वां दिन, 116 दिन तक कुछ नहीं खाए हैं। 116 दिन तक कुछ नहीं खाए हैं। 116वें दिन भगत सिंह के पिताजी इनसे मिलने आए, याद है, किशन सिंह, वो मिलने आए और उनके कहने के बाद में, मतलब अब क्या बात हुई तो पता नहीं है, लेकिन भगत सिंह उनके बाद, उनके जाने के बाद हंगर स्ट्राइक तोड़े और खाना खाए। 116 दिन तक कोई नहीं सुन रहा, लेकिन पूरी भारत की जनता देख रही थी और हर नेता, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हो, जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सब भगत सिंह के समर्थन में है कि भगत सिंह बहुत शानदार इंसान है, बहुत शानदार इंसान है। आगे देखिए अब हुआ क्या। जब लाहौर षड्यंत्र में मुकदमा चला लिया और भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग रही थी, तो देखिए 1926 से 1931 तक, 1926 से 1931 तक जो गवर्नर है, जो वायसराय है, वो है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन ने मुकदमा तेज कर दिया। हुआ क्या, क्योंकि पंजाब में आप बताइए कि एसपी डीएसपी की हत्या हुई थी, डीएसपी की, तो पुलिस वाले जितने पंजाब के अधिकारी थे उन सब ने लॉर्ड इरविन पर बनाया दबाव कि भैया अगर भगत सिंह को फांसी नहीं हुआ तो हम सब के सब सब के सब इस्तीफा दे देंगे, मास रेजिग्नेशन दे देंगे, सब के सब इस्तीफा दे देंगे। एक तो ये, दूसरा जो भारत के पूंजीपति थे वो देख रहे थे कि भगत सिंह, अरे भगत सिंह पिस्तौल उठाने वाले नहीं हैं, एक ही बार उठाए हैं सैंडर्स के बाद, और जेल गए। तो आपको जान के आश्चर्य होगा, कई लोग तो यह कहते हैं कि भगत सिंह जेल जाने से पहले 250 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ चुके थे। और जेल में कितना दिन है, जेल में 300 से ज्यादा पुस्तकें पढ़े। भगत सिंह से कोई मिलने जाता था तो हमेशा उनके हाथ में एक पुस्तक होती थी, एक बुक होता था। ये भगत सिंह है। भगत सिंह मार्क्स के विचार से, कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत प्रेरित हैं, और भगत सिंह रूस के लेनिन से भी प्रेरित हैं। और जो लेनिन से और मार्क्स से प्रेरित होगा उससे पूंजीपति हमेशा नफरत करेगा, क्योंकि लेनिन से और मार्क्स से प्रेरित होने वाले लोग समाजवाद, सब बराबर, समाज में कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, इसकी बात करेंगे, और पूंजीपति सिर्फ खुद अमीर होते जाएंगे। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कोई गौतम है, पहले बुद्ध होते थे, आज एक नंबर अमीर हो जाते हैं, फिर जीरो चल जाता। ये पूंजीपति है कि अमीर और अमीर होगा, पूंजीवाद है, गरीब और गरीब होगा। भगत सिंह इसके घोर विरोधी हैं, समाजवाद की बात करते हैं, और भारत के पूंजीपतियों को यह बर्दाश्त नहीं था कि भारत में कोई लेनिन पैदा हो जाए। महात्मा गांधी ने तो कितनी बार भगत सिंह को बचाने की कोशिश की। महात्मा गांधी पर्सनली, पढ़ो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत रहो कि महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे, नहीं बचा सकते। महात्मा गांधी कोई नहीं बचा सकता था भगत सिंह को, भारत के पूंजीपतियों ने मारा है उन्हें। महात्मा गांधी तो यार 17 मार्च 23 मार्च को फांसी हुई है, पर्सनली लॉर्ड इरविन के पास गए, कई बार ठोकर लॉर्ड इरविन ने मार दिया। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, हर दिन लॉर्ड इरविन के पास जाके कह रहे हैं कि भगत सिंह को फांसी नहीं। यहां तक कि आप देखेंगे मदन मोहन मालवीय, महामना, वो कह रहे हैं कि फांसी तुमको फांसी देना ही है तो देना, लेकिन अभी कुछ दिन टाल दो, कुछ दिन दो। अचानक इतना हड़बड़ी काहे है,
पूंजीपति भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। 23 मार्च 1901। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को मना लिया था कि भगत सिंह को फांसी नहीं होगी, नहीं होगी फांसी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने बस कहा गांधी जी से कि देखिए हमारे जो पूंजीपति पर हम दबाव झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो पंजाब में जितने ऑफिसर्स हैं वो मास रेजिग्नेशन दे देंगे, सब इस्तीफा दे देंगे। तो बस एक काम करिए, भगत सिंह से माफीनामा पे साइन करवा लीजिए। गए माफीनामा लेके, भगत सिंह बोले कि लाइए माफीनामा, और भगत सिंह ने लिखा। भगत सिंह ने क्या लिखा? पिटीशन। कौन सा पिटीशन? भगत सिंह ने लिखा कि इंस्टीड ऑफ, मुझे फांसी देने के बजाय बंदूक से मारो, गोली से मार दो। ये भगत सिंह। फिर भी गांधी जी और इरविन के पास दोबारा गए कि माफीनामा, माफी तो नहीं मांग रहा, कोई और उपाय करो, लेकिन भगत सिंह को छोड़ दो, क्योंकि भगत सिंह पब्लिक फिगर थे, भगत सिंह यूथ आइकन थे, हैं, और शायद हमेशा रहेंगे, शायद क्या हमेशा रहेंगे। इरविन के पास गए, इरविन ने फिर कहा गांधी जी को, ठीक है माफी नहीं मांगे तो कम से कम लिख के खाली दे दे कि जब उनको बाहर निकालेंगे तो आज के बाद हिंसा नहीं करें। भेजे गांधी जी चिट्ठी, खाली लिख दो कि अब हिंसा नहीं करें, खाली लिख दो। भगत सिंह ने कहा कि मुझे फांसी दो, हिंसा करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ नहीं बोला, मुझे फांसी दो, फांसी दो। भगत सिंह 23 मार्च 1931 को चोरी छुपे फांसी, फांसी तो हो ही नहीं सकती थी, 24 तारीख को फांसी थी, 23 को ही दे दिया छुपा छुपा के, क्योंकि बहुत सारा जन सैलाब उभर आया था, बहुत सारा जन सैलाब उभर आया था। भगत सिंह के लिए मोहम्मद अली जिन्ना लड़े हैं। जब एक कानून आया था कि देखिए हुआ क्या कि जब इन पर मुकदमा चल रहा था तो पहले यह होता था कि जिस पर जो अभियुक्त है उसको जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाया कि कोई अभियुक्त को आने, भगत सिंह जा ही नहीं रहे थे, भगत सिंह बोले जो करना कर लो, हम नहीं जाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने लाया कि एक कानून लाया कि जिस पे मुकदमा है वो नहीं भी आए तो भी मुकदमा आगे बढ़ जाएगा। अली जिन्ना ने कहा ये कौन सा नियम है, ये कौन सा, ये तुम गलत कर रहे हो, भगत सिंह को फांसी नहीं होना चाहिए। जिन्ना समर्थन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, अगर किसी ने कुछ नहीं बोला है ना तो आरएसएस 1925 में बन गई थी, डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, कुछ नहीं बोला, नहीं बोला उन्होंने कुछ। मुस्लिम लीग में भी ने भी कुछ नहीं बोला, अली जिन्ना ने खाली बोला था। जो कट्टरपंथ है ना उन्होंने कुछ नहीं बोला, भगत सिंह। और फिरोजपुर, और फैला क्या दिए कि गांधी जी बचा सकते थे, नहीं बचाए। अरे पढ़ो पहले, आप कहिएगा तो हम कई सारे सबूत दे देंगे आपको, कई सारे सबूत। खुद इरविन के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फिरोजपुर में खैर इनको चोरी छुपे क्या कर दिया, अंतिम संस्कार भी कर दिया, और इसीलिए फिरोजपुर में इनका स्मारक है। बीपीएससी में सवाल पूछा कि भगत सिंह का स्मारक कहां है, फिरोजपुर में। फिरोजपुर आगे बढ़ता, ये बटुकेश्वर दत्त, देखिए बटुकेश्वर दत्त, अभी हम बताए बटुकेश्वर दत्त को, इनको फांसी नहीं हुई क्योंकि ये सांडर सत्याकांड में शामिल नहीं थे। इनको कहां भेज दिया गया, इनको भेज दिया गया काला पानी, सेलुलर जेल। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल को ही काला पानी का नाम देते थे। ये जेल के अंदर का दृश्य, आज तो एक पर्यटक स्थल है, लोग घूमने जाते हैं, ये जेल के अंदर का दृश्य है। ये लाइट आज हम जला दिए, आज चलता है, पूरा अंधेरा, 14 साल पूरा अंधेरा, उम्र कैद बटुकेश्वर दत्त को रहे। इंपॉर्टेंट है, कभी मर्सी पिटीशन नहीं दिया, दया याचिका नहीं दी। एक और है विनायक दामोदर सावरकर, न जाने कितनी चिट्ठियां लिखी अंग्रेज को, जब अंग्रेजों ने उनको सेलुलर जेल के अंदर रखा था, कितनी चिट्ठियां लिखी। हालांकि उनकी चिट्ठी लिखने का कारण अलग था, वो ये चाहते थे कि सेलुलर जेल के अंदर रहेंगे तो क्या कर पाएंगे, बाहर निकल के करेंगे, बाहर निकल के करेंगे, लेकिन ये दया याचिका नहीं डाले एक भी। बीमारी से मरे हैं बटुकेश्वर दत्त, 1965 में इनका निधन हुआ है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आगे बात करें, यस, तो पंजाब देख लिए, यूपी पहले आप देख लिए काकोरी, पंजाब देख लिए लाहौर षड्यंत्र, भगत सिंह के बारे, और अब आपको देखना है बंगाल।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बांग्लादेश में चला गया है, लेकिन चटगांव, जिसको अंग्रेजी में चिटगांव लिखते हैं, चटगांव आज बांग्लादेश में है, पहले हमारे यहां ही था, भारत में ही था, आगे आने वाले दिन में भी हो सकता है आ ही जाए। ध्यान दीजिए, चटगांव की अगर बात करें तो अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार धावा, चटगांव आर्मरी रेड। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सूर्य सेन, इनको मास्टर दा कहते हैं, वाह, मास्टर दा, आप तो समझते हैं ना, बंगाल में बोल देते हैं। चटगांव राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक थे ये, असहयोग आंदोलन से भी जुड़े थे ये, असहयोग आंदोलन बंद होने के बाद ये भी नाराज थे और बंगाल में इन्होंने अपनी आर्मी बना ली, इनका नाम हुआ IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। सब अपना अपना बना रहे हैं, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह, HRA राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद, और यहां IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया मास्टर दास सूर्यसेन ने। सूर्यसेन गजब की पर्सनालिटी, गजब की पर्सनालिटी है। इन्होंने युवा विद्यार्थियों को शामिल किया अपने IRA में, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में। इंपॉर्टेंट बात है कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो 1924 से क्रांतिकारी गतिविधि करने लगे थे। इनको 2 साल की सजा हुई, 1926 से 1928 तक जेल में रहे हैं। और 1928 में जब जेल से बाहर निकले तो क्या लगता है, रुक गए। फिर IRA को संगठित किया और IRA को संगठित करके अप्रैल 1930 में 65 युवा कार्यकर्ता, 65 युवा सदस्यों के साथ चटगांव के शस्त्रागार को लूट लिया। ब्रिटेन के शस्त्रागार थी जहां वो शस्त्र रखते थे, लूट लिया। इंपॉर्टेंट बात है, खाली राइफल मिला, बंदूक मिला, गोली नहीं मिला। चटगांव शस्त्रागार पर धावा हुआ और फरवरी 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1934 में इनको फांसी दिया गया। फांसी से पहले क्या यातना दिया है इनको, नाखून उखाड़ लिए, बाल खींच खींच के निकाला था इनका, नाखून उखाड़ लिए, बहुत यातना दिया, कुछ नहीं कहा इन्होंने। और एक आदमी नहीं पकड़ा है चटगांव में, सिर्फ यही मास्टर दा। और फिर इनको फांसी दे दी गई 12 जनवरी 1934। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी हो गई। ध्यान दीजिए, कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो आपको क्वेश्चंस में आते हैं, बीपीएससी लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, दरोगा में आएंगे, बिहार पुलिस में ये सारा चीज नहीं आता है। जल्दी से एक बार देख लीजिए, समाचार पत्र, हाँ ये बिहार पुलिस में भी आएगा, ये नहीं आता। देख लीजिए एक बार समाचार पत्र, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। संध्या समाचार पत्र ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा चलाया गया था बंगाल में। वंदे मातरम अरविंदो घोष, याद है बंगाल वाले, वंदे मातरम। तलवार भूपेंद्र नाथ दत्त, पिछला वीडियो देखिए आपको क्लियर होगा। युगांतर आपको क्लियर है, आंसर आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे। गदर पार्टी, एक वीडियो और आएगा जो 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे और अभी तक क्रांतिकारी गतिविधि से जितने सवाल आ चुके हैं वो सारे सवाल उस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो गदर भी क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा और देख लीजिए। दिसंबर 1931 में बंगाल में 2 स्कूली छात्रा, गजब, सुनीति चौधरी और शांति घोष, इन दोनों ने बंदूक से डीएम की गोली मार दी, गोली मार के हत्या कर दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। और 1932 के दीक्षांत समारोह में भी बीना दास, इनका नाम क्या है नहीं लिख पाए हैं, बीना दास एक महिला है। महिलाओं के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन क्या हुआ ये लिखती है यहाँ पे हम, तो आप याद रखेंगे। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने, स्कूल की छात्रा हैं जो 1931 में बंगाल में क्या किए, डीएम की गोली मार के हत्या कर दी। और 1932 में बीना दास का दीक्षांत समारोह था, दीक्षांत समारोह समझते ही हैं, दीक्षांत समारोह में गवर्नर पे गोली चला दी। ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं। लेकिन 1930 के पास आप जानते हैं 1929, 1930, 1931 में
गांधी जी बहुत फॉर्म में है और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं, और इसलिए और क्रांतिकारियों का दमन भी कितनी तेजी से हो रहा है, देखिए सबको फांसी दिया जा रहा है, इसीलिए क्रांतिकारी गतिविधियां फिर कम हो गई और गांधी जी फिर से फॉर्म में आ गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।